जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा सुरु महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका कारगिल लद्दाख में। तो दोस्तों, सुरु महोत्सव का आयोजन हाल ही में कारगिल लद्दाख में किया गया है और यह दूसरा सुरु महोत्सव है, यानी कि यह इस महोत्सव का दूसरा संस्करण है और यह सुरु घाटी में आयोजित किया गया था। 2 दिन का यह महोत्सव आयोजित हुआ है। दोस्तों, इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो जो सुरु घाटी है लद्दाख की, इसकी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देना और यहाँ पर साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव आयोजित किया गया है और स्थानीय परंपराओं और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए भी ये महोत्सव आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, साइकिलिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। यहाँ पर बात हुई है लद्दाख की, तो इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को और यह जम्मू कश्मीर से अलग होकर के केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसकी राजधानी लेह है और कारगिल है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है लेह और शीतकालीन राजधानी है कारगिल। यहाँ के एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना। जिलों की संख्या है यहाँ पर 7 और अगर हम यहाँ की झीलों की बात करें तो पैगोंग सो और सो मोरेरी यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। प्रमुख दर्रे हैं जोजिला दर्रा, खारदुंगला, चांगला और काराकोरम दर्रा। दोस्तों, इसके पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान से लगती है। यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं लोशर जो कि नव वर्ष है, हेमिस सेचू और इस्पतुक गस्टर और सिंधु दर्शन। दोस्तों, लद्दाख के जो 7 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? लेह, कारगिल, नुब्रा, साम, चांगथांग और जास्कर और द्रास। ठीक है, तो ये 7 जिले हैं लद्दाख के। पहले जब इसका गठन हुआ था तब इसमें केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। बाद में इसमें 5 नए जिले और जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक जीवन गैलरी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया है प्रागैतिहासिक, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इतिहास लिखे जाने से पहले का समय, यानी जब से इतिहास लिखा गया है उससे पहले का जो समय होता है उसे प्रागैतिहासिक बोला जाता है। इस समय में मनुष्य और अन्य जीवों के बारे में जानकारी मुख्य रूप से जीवाश्म, पत्थर के औजार, गुफा चित्रों और पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है। अब ये जो प्रागैतिहासिक जीवन गैलरी का शुभारंभ किया गया है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो यहाँ पर डायनासोर के जीवन आकार के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं और अन्य विलुप्त जीवों के छोटे और जीवन आकार के एनिमेटेड रोबोटिक मॉडल भी बनाए गए हैं। यानी कि डायनासोर और जो जीव विलुप्त हो चुके हैं उनके समय जीवन कैसा था, वो कैसे थे, इसको रोबोट के माध्यम से भी दिखाया गया है। ठीक है, और मॉडलों में उनके प्राकृतिक वातावरण भी प्रदर्शित किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय हम डिस्कस करते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो म्यूजियम ऑफ वर्ड यानी शब्द लोक का उद्घाटन हाल ही में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थापित किया गया है। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। रामचंद्रन संग्रहालय कोल्लम, केरल में। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली में। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। योगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय आईएनएस गुलदार में सिंधु दुर्ग जिला, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहर देवी में स्थापित हुआ है और वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने
केरल राज्य का नया नाम आधिकारिक रूप से केरलम करने की अधिसूचना कब जारी की है? अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप ज़रूर नोट करिएगा। तो दोस्तों, जो गृह मंत्रालय है उसने 25 अगस्त 2026 को जो केरल राज्य है उसका आधिकारिक रूप से जो नया नाम है वो केरलम करने की जो अधिसूचना है उसको जारी किया है। ठीक है, तो पहले केरल नाम था, अब नया नाम केरलम हो गया है। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को देखते हैं तो लोकसभा में जो इसके लिए बिल लाया गया था, यानी कि केरल का नाम केरलम करने के लिए जो बिल लाया गया था वो पारित हुआ था 11 अगस्त 2026 को। फिर राज्यसभा में पारित हुआ था 12 अगस्त 2026 को। ये डेट्स जो हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए? 14 अगस्त 2026 को। और इसकी जो आधिकारिक अधिसूचना है वो कब लागू हुई है? तो 25 अगस्त 2026 को। तो ये डेट्स आप नोट करिएगा। दोस्तों, किसी भी राज्य के नाम को बदलने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान में कोई बड़ा संशोधन नहीं करना पड़ता है। यह काम संसद में साधारण बहुमत से पास होने वाले एक साधारण विधेयक से होता है। यानी अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो उसमें कोई बड़ा संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार से साधारण बिल पास होते हैं उसी प्रकार से ये बिल पास करवाना होता है। ठीक है, और जब ये बिल पास हो जाता है तो संविधान में क्या बदलाव होता है? तो हमारी जो पहली अनुसूची है उसमें संशोधन होता है और उस राज्य का नाम बदल दिया जाता है। तो केरल विधानसभा का प्रस्ताव आया था नाम बदलने के लिए 24 जून 2024 को। ठीक है, और फिर इसके बाद केंद्र सरकार को भेजा गया था। और दोस्तों, केरल का नाम बदलने का जो आधार है वो है मलयालम भाषा में जो राज्य का नाम है वो केरलम है, इसलिए इसका नाम बदला गया है। केरल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अब चूंकि इसे केरलम बोला जाएगा। और राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री हैं वीडी सतीसन। विधानसभा की 140, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं। नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनामुडी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। लोक नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम और तैयम। अगला क्वेश्चन है, कानकुन कंट्री टेनिस ओपन 2026 के डबल्स खिताब के विजेता कौन है? आंसर हो जाएगा इसका एन श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर। तो ये भारतीय जोड़ी है। तो इसने हाल ही में कानकुन कंट्री टेनिस ओपन 2026 में डबल्स का खिताब जीता है। ठीक है, और ये प्रतियोगिता मैक्सिको में आयोजित की गई थी। तो यह अनिरुद्ध चंद्रशेखर का चैलेंजर सर्किट का 11वां खिताब था। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और जो कानकुन कंट्री टेनिस ओपन 2026 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसमें एकल के विजेता कौन थे? ह्यूबर्ट हरकाज, जो कि पोलैंड के थे। अब टेनिस से रिलेटेड और बहुत सारी प्रतियोगिता होती हैं तो उनके विजेता भी देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विजेता हैं पुरुष एकल के कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल की विजेता हैं एलेना रायबकीना, जो कि कजाकिस्तान की हैं। वहीं अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो पुरुष एकल के विजेता हैं अलेक्जेंडर जेवेरेव, जो कि जर्मनी के हैं। और महिला एकल की विजेता है मिरा एंड्रीवा, जो कि रसिया की हैं। और विंबलडन ओपन की बात करें तो पुरुष एकल के विजेता हैं जेनिक सिनर, ये इटली के हैं। महिला एकल की विजेता है लिंडा नोस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। और अभी हाल ही में कैनेडियन ओपन या नेशनल बैंक ओपन का आयोजन किया गया था, तो ये कनाडा में हुआ है। तो इसमें पुरुष एकल के विजेता हैं वैन सेल्टन, जो कि अमेरिका के हैं। और महिला एकल की विजेता है एगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की हैं। मियामी ओपन भी दोस्तों टेनिस से ही रिलेटेड है। तो मियामी ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता था, ये इटली के हैं। और आर्याना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं, उन्होंने मियामी ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता था। तो ये टेनिस की जो प्रमुख प्रतियोगिताएं होती हैं उनके विजेता हैं, इनको आप नोट कर लें। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्या साथी ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है या किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में विद्या साथी ऐप लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से लगभग 3 लाख छात्र लाभान्वित होने वाले हैं।
और ये ऐप जो है वो 700 मॉडल स्कूल में लागू होगा और 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये उपयोगी होगा। तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए 24 घंटे फ्री लाइव शैक्षणिक सहायता इसमें मिल सकेगी। बिहार की बात करें तो 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। पटना इसकी राजधानी है। सम्राट चौधरी यहाँ के सीएम हैं, बीजेपी के हैं ये। गवर्नर की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है जो कि सेवानिवृत्त हैं। विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स भी आपको नोट करना होगा। तो मुंगेर में लगभग 700 वर्ष पुराने बरगद को वैज्ञानिक रूप से अब तक का सबसे पुराना बरगद माना गया है। पटना के दानापुर छावनी में भारत के पहले सिंदूर पार्क का उद्घाटन किया गया है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन हुआ है जो बागमती को बूढ़ी गंडक से जोड़ती है। भोजपुर में एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। सारण के सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान को ISO 9001/2025 सर्टिफिकेट मिला है। नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम डेल्टा रैंकिंग में जो कि जनवरी से मार्च 2026 तक की थी, इसमें पूर्णिया 112 जिलों में प्रथम रहा है। नीति आयोग की निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में बिहार उभरते प्रदर्शनकर्ताओं की श्रेणी में 26वें स्थान पर रहा है। भागलपुर में अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1329 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय विधानसभा ने किस खनिज की माइनिंग के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम। तो हाल ही में मेघालय की विधानसभा में यूरेनियम की माइनिंग के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है और विधानसभा में जितने भी विधायक हैं उन सभी ने इसका समर्थन भी किया है। इस विधेयक में ये मांग की गई है कि जो भारत सरकार है और परमाणु ऊर्जा विभाग है और इसके अलावा जो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो मेघालय में यूरेनियम की माइनिंग की अनुमति ना दे और कोई भी गतिविधि शुरू ना करे। ठीक है, तो ये मांग की गई है मेघालय की सरकार के द्वारा और मेघालय की विधानसभा में इसके लिए एक प्रस्ताव भी लाया गया था। अब विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का मानना है, सरकार का ये मानना है कि जो यूरेनियम का यहाँ पर खनन किया जाता है, उसकी माइनिंग की जाती है, उससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी ये जो प्रस्ताव आया था इसमें इस बात को भी उजागर किया गया है कि जो मेघालय है वहाँ पर यूरेनियम के विशाल भंडार मौजूद है और ये बात खुद किसने कही है? मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा ने। यूरेनियम की बात करें तो यह एक रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है। इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है वो U होता है। इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और इसके प्रमुख समस्थानिक हैं U-235 और U-238। U-235 का उपयोग परमाणु ऊर्जा और परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में झारखंड का जादूगोड़ा, आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ले और राजस्थान का उमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद 10 टन राहत सामग्री भेजी है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल में हाल ही में विनाशकारी बाढ़ आई है और इसमें भारत ने मदद की है और वहाँ पर 10 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। ठीक है, और ये जो सामग्री भेजी गई है ये किस विमान से भेजी गई है? तो याद रखिएगा C-130J विमान से भेजी गई है जो कि भारतीय वायुसेना का विमान है। तो इसमें आवश्यक दवाइयाँ और अन्य आपातकालीन सामग्री वहाँ पर भेजी गई है। अब नेपाल में ये जो बाढ़ आई है ये क्यों आई है? क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर खिसके हैं और भूस्खलन हुआ है। ठीक है, यानी कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघले हैं और वहाँ पर भूस्खलन भी हुआ है जिसके कारण वहाँ पर बाढ़ आई है। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 350 लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है और 1500 लोग लापता हैं और जिसमें 288 भारतीय भी शामिल हैं। और जो मुख्य रूप से वहाँ पर बाढ़ आई है ये भोटे, कोशी और त्रिशूली नदियों में आई है। हुआ क्या है यहाँ पर आप देखिएगा
तो जो ग्लेशियर हैं यहाँ पर पिघले हैं, उनमें स्खलन हुआ है, जिसके बाद जो पानी है वो एक जगह इकट्ठा हो गया, झील जैसी स्थिति बन गई, और फिर ये जो पानी है वो नीचे की तरफ से एकदम से आया, ठीक है, जिससे लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिल सका है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में 2013 में बाढ़ आई थी, उसी प्रकार की बाढ़ नेपाल में आई है, उसमें भारी तबाही हुई है और बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। नेपाल की बात करें तो काठमांडू इसकी राजधानी है, रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति हैं, बालेन शाह पीएम है, नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। और वो भारत के राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, तो इसमें यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, फिडे रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा है? आंसर हो जाएगा अपूर्व कांबले। तो अपूर्व कांबले ने हाल ही में फिडे रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। दूसरे स्थान पर सम्मेद जयकुमार सेते रहे हैं। तीसरे स्थान पर वैद्यनाथन कन्नन रहे हैं। शतरंज से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो फिडे के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं विश्वनाथन आनंद। भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर वीएस रतनवेल बने हैं। 98वें एस अश्वथ, 97वें हर्षवर्धन जीवी बने हैं, ठीक है। नॉर्वे चेस प्रतियोगिता 2026 को जीतने वाले पहले इंडियन आर प्रज्ञानंद। और फिडे फ्री स्टाइल विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 के विजेता मैग्नस कार्लसन है। और सेंट लुइस रैपिड एंड विंटेज 2026 प्रतियोगिता को आर प्रज्ञानंद ने हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल को 25 अगस्त 2026 को कौन सा फास्ट पेट्रोल वेसल प्राप्त हुआ है? तो उसका नाम है दोस्तों ICGS अजीत। तो भारतीय तटरक्षक बल को हाल ही में जो ICGS अजीत है वो प्राप्त हुआ है और यह एक प्रकार का जहाज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल जो समुद्री गश्ती है उसमें किया जाएगा और खोज और बचाव कार्य में और जो समुद्री डकैती होती है उसको रोकने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और इसमें 65% से अधिक जो सामग्री है वो स्वदेशी है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, बनास बायो CNG मॉडल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये बनासकांठा गुजरात में है और इसको बनास डेयरी, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो पशुपालक हैं और जो किसान हैं उनसे गाय भैंस के गोबर और अन्य जैविक कचरे को खरीदा जाएगा और फिर उसे बायोगैस और जैविक खाद बनाई जाएगी। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जा करके आप बहुत सारे कोर्स PDF ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जा करके आप मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। मिशन समृद्ध गांव योजना का शुभारंभ किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान। कहो कालिदास पुस्तक के लेखक कौन है? युगल जोशी। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की शुरुआत किस देश ने की है? अमेरिका। तियांगोंग अल्ट्रा रोबोट ने 100 मीटर दौड़ कितने समय में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है? 9.39 सेकेंड। और दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किसने की है? रेखा गुप्ता। भारत वियतनाम तटरक्षक बल की 7वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? चेन्नई। और स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का परीक्षण कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख। डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण कब कमीशन किया जाएगा? 31 अगस्त 2026। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला कुश्ती दल ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 6 मेडल जीते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था शिवराज सिंह चौहान। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया है। अब आपको बताना है कि सुरु महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इसके अलावा दोस्तों PDF ई बुक के लिए ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।